इस देश के अंदर सिर्फ महंगाई और नफरत आसमान छू रही है। इस देश के अंदर सिर्फ महंगाई और नफरत तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ रही है। और इसे समझाने के लिए मैं आपके सामने राजस्थान के अंदर इस वक्त जो पेट्रोल के दाम है वो बताना चाहता हूं। आपके स्क्रीन पर दोस्तों, सीकर में आज पेट्रोल के दाम है 103 रुपए 80 पैसे और कल 102 रुपए 98 पैसे थे। सिरोही में 104 रुपए 99 पैसे, कल 103 रुपए 72 पैसे। टोंक में 103 रुपए 48 पैसे, कल दाम थे 103 रुपए 72 पैसे। और उदयपुर में 103 रुपए 76 पैसे और कल दाम थे 103 रुपए 61 पैसे। आपके स्क्रीन पर चेन्नई में इस वक्त पेट्रोल के दाम 97 रुपए 69 पैसे, दिल्ली में 96 रुपए 41 पैसे प्रति लीटर, कोलकाता में 96 रुपए 34 पैसे और मुंबई में 100 का आंकड़ा काफी दिनों से पार चल रहा है। इस वक्त आंकड़ा है 102 रुपए 5 पैसे प्रति लीटर। यह है पेट्रोल के दाम। और आप समझ सकते हैं दोस्तों कि जब पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे इसका असर महंगाई पर क्या पड़ेगा। आप खुद सब्जी खरीदने जा रहे हैं, तेल खरीदने जा रहे हैं, अनाज खरीदने जा रहे हैं दोस्तों, सबके दाम आसमान छू रहे हैं। मगर सबसे दुख की बात दोस्तों कि इस देश में जहां महंगाई आसमान छू रही है और उसका तो समाधान है, जब आर्थिक हालात बेहतर होंगे तो उसका तो समाधान हो जाएगा, मगर नफरत भी आसमान छू रही है। आपके स्क्रीन पर दोस्तों कुछ दिनों पहले 17 साल के इस फैसल पर निगाह डालिए। 2 तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। पहले बेबस उसका यह परिवार उनकी मौत के बाद, और फिर फैसल की लाश की यह तस्वीर। 17 साल का फैसल, लॉकडाउन था, उत्तर प्रदेश पुलिस आती है, उसके सिर पर मारती है। बाद में पोस्टमार्टम से पता चलता है कि सिर पर चोट लगने से फैसल की मौत हो गई। फैसल का गुनाह सिर्फ इतना था दोस्तों कि फैसल ने लॉकडाउन का उल्लंघन किया और वहां पर वो फल बेच रहा था। वो अपना स्कूल छोड़ चुका था क्योंकि उसके परिवार के अंदर इतनी गरीबी थी कि उसकी बहन, उसकी मां जिंदगी व्यापन नहीं कर पा रहे थे, जिंदगी बिता नहीं पा रहे थे। आज उसका परिवार इंसाफ की मांग कर रहा है, 1 करोड़ रुपए की मांग कर रहा है। क्या मुख्यमंत्री आदित्यनाथ इस परिवार की गुहार सुनेंगे, या उनकी गुहार को इसलिए अनसुना कर दिया जाएगा क्योंकि फैसल और उसका परिवार एक मुसलमान है? आप इस तरह से अपने अंदर की इंसानियत किस तरह से खत्म कर सकते हैं दोस्तों? कैसे ये पार्टी इस तरह से अपनी इंसानियत को खत्म कर सकती है? और मैं जानता हूं आप क्या कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि अभिसार, आप इसके लिए भाजपा को क्यों ब्लेम कर सकते हैं? तो इस चेहरे पर गौर कीजिए। सूरजपाल अमू करणी सेना का एक नेता या कार्यकर्ता, कौन था पता नहीं, इसने हरियाणा में खड़े होकर एक और मुस्लिम लड़के आसिफ की हत्या कर दी गई थी। और जब आसिफ के हत्यारों को गिरफ्तार किया गया था, उसके आरोपियों को, हत्या के आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था, तब यह आदमी यह कह रहा था कि हमारे बच्चियों की अश्लील फोटो ली जाएगी और तब भी क्या हम मुसलमानों को ना मारें? यहां पर मेरे 2 सवाल हैं। पहली बात, क्या हमारे पास ऐसे कोई प्रमाण हैं कि आसिफ ने कोई अश्लील फोटोग्राफ्स ली थी? और दूसरी बात, अगर किसी ने अश्लील फोटोग्राफ्स ली तो क्या कानून को काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? क्योंकि हमारे सामने ऐसी ढेरों मिसालें हैं जहां पर लोगों पर गलत इल्जाम लगाया गया था, बलात्कार को लेकर, परेशान करने को लेकर, और इस तरह की ढेरों मिसालें हैं। क्या बगैर प्रमाण के हम इस तरह से किसी को मौत के घाट उतार देंगे? और आपके पास क्या प्रमाण है कि वो आसिफ, जिसके छोटे छोटे बच्चे थे, उससे मौत के घाट उतार दिया गया, वो किसी तरह की कोई अश्लील फोटोज ले रहा था? सूरजपाल अमू को भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रवक्ता बना दिया है। देखिए खबर आपकी स्क्रीन पर। इसलिए मैंने कहा, इस देश के अंदर महंगाई और नफरत दोनों रिकॉर्ड तोड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी इसी तरह से नफरतबाजों को इनामित करती है, उनका सम्मान करती है। आपको पता होगा, जयंत सिन्हा, यशवंत सिन्हा के बेटे सांसद हुआ करते थे। इन्होंने झारखंड के अंदर जो लोग मॉब लिंचिंग के गुनाहगार थे, आरोपी भी नहीं दोस्तों, गुनाहगार थे, उन्हें सम्मानित किया था। वो तस्वीरें याद हैं कि नहीं आपको? याद है कि नहीं आपको तस्वीरें?
दादरी में जिस अखलाक की हत्या कर दी जाती है और उसकी हत्या में जो आरोपी, जब उनकी मौत होती है तो उनके शव को तिरंगे से लपेटा जाता है और फिर महेश शर्मा, जो कि गौतम बुद्ध नगर के सांसद हैं, वो उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। लगातार दोस्तों मैं देख रहा हूं भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं नफरत को सम्मानित कर रही है, नफरतियों को सम्मानित कर रही है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्यों? आज मैं आपसे यह भी पूछना चाहता हूं कि अगर आप लोगों में से कई लोग ऐसे हैं जो मुसलमानों को खतरा बताते हैं अपनी बेटियों के लिए, अपने परिवार के लिए, तो मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल है दोस्तों। 2 घटनाओं पर गौर कीजिएगा, 2 नहीं 3 घटनाओं पर। हाथरस बलात्कार और हत्याकांड, निर्भया दुष्कर्म और हत्याकांड, और निठारी कांड। हाथरस में जिस बिटिया के साथ दुष्कर्म और उसके बाद हत्या कर दी गई थी, बताइए आरोपी किस धर्म के थे? जाहिर सी बात है हिंदू धर्म के थे। निर्भया के साथ जो दुष्कर्म और क्रूर हत्या जो हुई थी, उसके आरोपी, उसके जो गुनहगार थे, वो कौन थे? उनमें से मेरे जैसा एक पंडित था, एक बनिया था, एक ठाकुर था, यानी कि हिंदू थे। निठारी के अंदर एक राक्षस था जो बच्चों को काट रहा था, उनके टुकड़े टुकड़े कर रहा था, उनके साथ दुष्कर्म कर रहा था और उनको मार देता था। सुरेंद्र कोहली नाम था उसका। क्या वो मुसलमान था? मैं आपसे सिर्फ एक बात कह रहा हूं कि आपको बेवजह एक काल्पनिक डर में फंसाया जा रहा है कि अगर यह पॉलिटिकल पार्टी चली गई तो मुगलों का राज आ जाएगा, क्योंकि इन्हें सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी है और इसके अलावा कुछ नहीं। मैंने आपके सामने बाकायदा प्रमाण पेश किए। मैं जानता हूं ऐसी ढेरों मिसालें हैं। एक मिसाल हाल में ही थी जिसमें एक मस्जिद के मौलवी ने एक लड़की के साथ दुष्कर्म किया। मगर फिर हम ये ना भूलें, उत्तर प्रदेश के अंदर एक और घटना थी। आपको याद होगा, एक लड़की मंदिर जाती है और मंदिर का पुजारी उसके साथ बलात्कार करता है और फिर उसकी हत्या करके उसको घर के बाहर फेंक देता है। हर एक बलात्कारी मौलवी के लिए एक बलात्कारी पंडित और एक बलात्कारी प्रीस्ट भी है, पादरी भी है। मैं आपसे सिर्फ इतना कह रहा हूं कि अपराध को मजहब के साथ मत जोड़िए। अपराधी कोई भी हो सकता है। हम लोग जिस तरह से खुद को नफरत में दफन कर रहे हैं ना, आने वाली पीढ़ियां उसके लिए हमें माफ नहीं करने वाली है। क्योंकि हो क्या रहा है दोस्तों, हमें नफरत में दफन किया जा रहा है, हमारे बच्चों की मानसिकता के साथ खेला जा रहा है इसी नफरत के चलते, और जो बुनियादी मुद्दे हैं उससे हमें दूर किया जा रहा है। मसलन जैसे कि मैंने आपको बताया, पेट्रोल के दाम आपकी स्क्रीन पर एक बार फिर। चेन्नई 97 रुपए 69 पैसे प्रति लीटर, दिल्ली 96 रुपए 41 पैसे, मुंबई 102 रुपए 50 पैसे, कोलकाता 96 रुपए 34 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल हो रहा है। आप लोग बाहर जा रहे होंगे, तेल खरीद रहे होंगे, अनाज खरीद रहे होंगे, सब्जी फल खरीद रहे होंगे, और आप जान रहे हैं कि सभी के दाम आसमान तोड़ रहे हैं, रिकॉर्ड्स छू रहे हैं। और यह सरकार जब उससे पूछा जाता है दोस्तों, तो किस तरह का वाहियात बयान देती है। आपकी स्क्रीन पर दोस्तों ये देश के पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान क्या बयान दे रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। पेट्रोल डीजल की रिकॉर्ड कीमतों पर बोले पेट्रोलियम मंत्री, लाभकारी योजनाओं के लिए धन बचा रहे हैं। बोल रहे हैं कि वैक्सीन में जो हमने 35,000 करोड़ रुपए लगाए, उसी की वजह से पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं। आज मैं स्वीकार करता हूं, आज की जो प्राइस आई है ये नागरिकों को, कंज्यूमर को दिक्कत दे रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन भारत सरकार हो या राज्य सरकार है, कोरोना में लगभग 35,000 करोड़ से ज्यादा एक साल के अंदर टीका में खर्चा हो रहा है। अभी अभी 1 लाख करोड़ रुपया खर्चा करके प्रधानमंत्री जी ने 8 महीने के लिए मुफ्त में खाद्यान्न देने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना शुरू की है। पीएम किसान में हजारों करोड़ रुपया देश के किसानों को सीधा बैंक खाता में पहुंचाया गया है। मैं इसी साल की बात कर रहा हूं। मैं आज पूछना चाहता हूं धर्मेंद्र प्रधान से, धर्मेंद्र जी, आपने कोरोना के लिए एक पीएम केयर्स फंड शुरू किया था, वहां के पैसे कहां गए बताइए ना।
आज की तारीख में अगर मैं सूचना के अधिकार के अंतर्गत जानना चाहूं कि पीएम केयर्स का पैसा कहां जा रहा है, किसे जा रहा है, कितना आ रहा है, आप उसकी जवाबदेही नहीं है, आप उसका जवाब तक नहीं देंगे। और आज की तारीख में आप इस तरह के वाहियात बयान दे रहे हैं कि 35,000 करोड़ रुपए वैक्सीनेशन के लिए जरूरत थी, इसलिए पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं। और यही नहीं दोस्तों, धर्मेंद्र प्रधान ने यह भी बयान दिया कि राहुल गांधी पंजाब के अंदर, झारखंड के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, आखिर या फिर छत्तीसगढ़ के अंदर जहां पर कांग्रेस की सरकार है, वहां पर पेट्रोल के दाम क्यों नहीं गिराते? राहुल गांधी जी पहले जवाब दे, उनकी शासित महाराष्ट्र में क्यों महंगा है तेल, राजस्थान में क्यों महंगा है तेल, पंजाब में क्यों महंगा है तेल। देखो, ऐसे गैर जिम्मेवार बयान राहुल गांधी ही दे सकते हैं। अगर राहुल गांधी जी को इतनी गरीबों के प्रति दर्द है, चिंता है, वो अपने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी को आदेश दें। आज मुंबई में सबसे महंगा इसीलिए है कि महाराष्ट्र की टैक्स देश के अंदर सबसे ज्यादा है, राजस्थान की टैक्स पेट्रोल के ऊपर देश के अंदर सबसे महंगा है, वहां पहले घटाएं। अजीब बात करते हैं आप धर्मेंद्र प्रधान जी। जब आप विपक्ष में थे तब भी सरकार को ब्लेम करो, यानी कि कांग्रेस को ब्लेम करो, और आज जब आप सरकार में तब भी आप राहुल गांधी को ब्लेम करो। आपके पास कोई तर्क नहीं बचा क्या? और यह तर्क क्यों आ रहा है मैं आपको बताता हूं। अब मैं आपको सुनाना चाहता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कुछ दिनों पहले दिया गया बयान। इस बयान के अंदर यह कह रहे हैं कि पेट्रोल के दाम इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि पेट्रोलियम पदार्थों पर जो आयात पर निर्भरता थी पिछले सरकारों की, उसी के चलते पेट्रोल का जो बोझ है वो मध्यम वर्गीय परिवारों पर है। सुनिए उन्होंने क्या कहा था। आई वॉन्ट टू से had we focused on this subjects much earlier, our middle class would not be burdened. Now, it is our collective duty to work towards clean and green source of energy. यह बयान अब से कुछ ही महीनों पहले, शायद जनवरी में प्रधानमंत्री ने दिया था। प्रधानमंत्री, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप तो 7 साल से सत्ता में हैं, तो आपने क्या बदला है मुझे बताइए ना। आप 7 साल से सत्ता में हैं, पेट्रोलियम पदार्थों के आयात पर जो भारत की निर्भरता है, क्या उसे आपने बदला? मुझे बताइए ना। फिर आप इस तरह के बयानात क्यों देते हैं? लोगों के मुद्दे, आखिर आप लोगों का ध्यान असली बुनियादी मुद्दों से क्यों भटकाया जाता है? मैं आपको खबर दिखाता हूं दोस्तों, यह खबर देखिए नवभारत टाइम्स की। कुंभ में हुए 1 लाख कोरोना टेस्ट फर्जी, एक ही किट में जांच दिए 700 सैंपल। 1 लाख टेस्ट फर्जी हुए, झूठे टेस्ट हुए कोरोना के। हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ और हमारी सेहत के साथ खिलवाड़। किसकी जवाबदेही है बताइए ना आप मुझे। और भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है आपके स्क्रीन पर? चुनावी राज्यों के लिए रणनीति तैयार करने के लिए बीजेपी आयोजित करेगी चिंतन बैठक। बताइए ना जेपी नड्डा साहब, क्या चिंतन बैठक कोरोना के लिए किया जाता है? आप उत्तर प्रदेश के लिए हर हफ्ते बैठकें कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ को आपने दिल्ली भी बुलाया। कितनी मेहनत कर रहे हैं आप उत्तर प्रदेश चुनावों के लिए, जो अभी 8 महीने दूर है। मगर मैं आपसे समझना चाहता हूं कि कोरोना की तीसरी लहर आ रही है। देखिए मुरादाबाद के एक बाजार की तस्वीर देखिए दोस्तों, यहां किसी ने मास्क नहीं पहने हैं। मैं ये समझना चाहता हूं मुरादाबाद में किसकी सरकार है। अब मैं आपको एक और खबर दिखाना चाहता हूं। देखिए टेस्टिंग को लेकर मध्य प्रदेश के अंदर किस तरह का गड़बड़झाला चल रहा है। यह देखिए भास्कर की खबर है। नकली मरीज, नकली सैंपल, 40 मोबाइल नंबर पर दी गई 681 लोगों की कोविड रिपोर्ट, सभी की सभी नेगेटिव। यह हो रहा है भाजपा शासित मध्य प्रदेश के अंदर कोरोना टेस्टिंग को लेकर गड़बड़झाला। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एक तरफ लोग खुलेआम कोविड गाइडलाइंस का उल्लंघन कर रहे हैं, दूसरी तरफ सरकार का यह काम है, बीजेपी सिर्फ एक काम कर रही है कि मैं किस तरह से चुनावों की तैयारी करूं। कहां है जवाबदेही बताइए ना। जवाबदेही के नाम पर सूरजपाल अमू जैसे प्रवक्ता आपने पाल लिए हैं जो सिर्फ और सिर्फ समाज के अंदर नफरत फैला रहे हैं। आप
इस देश के हिंदू को उसी नफरत में दफन कर रहे हो। और मुझे इस बात की खुशी है कि इस देश का अधिकतर हिंदू आपकी विचारधारा से इत्तेफाक नहीं रखता, मिस्टर सूरजपाल अमू। क्योंकि हर सूरजपाल अमू के लिए 10 अभिसार शर्मा भी खड़े हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि इस देश की जनता के दिमाग में इस देश की सत्ताधारी पार्टी को समझ आएगी, ईश्वर इन्हें सम्मति देगा। क्योंकि अगर हम इसी रास्ते पर चलते रहे दोस्तों, तो हमारे भविष्य में सिवाय अंधकार के और कुछ नहीं है। नमस्कार।